दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसके साथ ही शेयर करो, इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी पूछ लिया जाता है और इंटरव्यू के टाइम भी इसे आपसे पूछ लिया जाता है इसमें से। तो दोस्तों आज हम लोग शुरुआत करते हैं टू द प्रोग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भारत के विदेश संबंध। भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अमिट छाप है। नेहरू जी की विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य थे। संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज गति से आर्थिक विकास करना भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्व। गुटनिरपेक्षता, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी निभाना, पंचशील का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ, जिसके द्वारा अग्रलिखित 5 बिंदु थे, जिसे पंचशील भी कहा जाता है। एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करना, समानता और परस्पर मित्रता की भावना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल, साम्राज्यवाद का विरोध इत्यादि। नेहरू जी की गुटनिरपेक्षता द्वारा आगे बढ़ाना चाहते थे, परंतु डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि हमें अमेरिका के प्रति झुकाव वाली विदेश नीति बनानी चाहिए क्योंकि वह लोकतंत्र का बड़ा हिमायती है। बाडुंग सम्मेलन, प्रथम अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन इंडोनेशिया के शहर बाडुंग में 1955 में हुआ। ये नेहरू जी की एशियाई एवं अफ्रीकी नव स्वतंत्र देशों की एकता का प्रयास था। यही 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ। बाडुंग सम्मेलन की दूसरी बैठक 2005 में इसकी 50वीं वर्षगांठ पर हुई, जिससे 106 देशों ने भाग लिया। तीसरा बाडुंग सम्मेलन में 2015 में 60वीं जयंती पर हुआ, जिसमें 109 देशों ने भाग लिया। भारत में गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाते हुए 1956 में मिस्र के खिलाफ ब्रिटेन के हमले का विरोध किया, जो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के खिलाफ था। भारत चीन संबंध 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला भारत पहले देशों में से एक था। नेहरू जी ने चीन से अच्छे संबंध बनाने की पहल की। उप प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आशंका जताई कि चीन भारत का आक्रमण कर सकता है। नेहरू जी का मत था इसके विपरीत था, इसकी संभावना नहीं है। जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण जमा लिया, तिब्बती जनता ने इसका विरोध किया। भारत ने इसका खुला विरोध नहीं किया। तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा ने अपने अनुयायी सहित भारत से राजनीतिक शरण मांगी ली और 1959 में भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम को अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप माना। चीन और भारत के मध्य विवाद का दूसरा और सबसे बड़ा कारण है सीमा विवाद। चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन का और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों पर अपना अधिकार जताता है। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। भारतीय सेना ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया, परंतु चीनी बढ़त रोकने में नाकामयाब रही। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। चीन से हारकर भारत की, खासकर नेहरू जी की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नुकसान हुआ। 1962 में भारत चीन संबंधों को 1976 में राजनीतिक संबंध बहाल कर शुरू किया गया। 1989 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री तथा श्री राजीव गांधी ने 1962 के बाद पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चीन के यात्रा की, परंतु चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर ही ज़्यादा चर्चा हुई। 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, जिसमें प्राचीन सिल्क रूट, नथुला
नाथुला दर्रा को व्यापार के लिए खोलने पर सहमति हुई, जो 1962 से बंद था। इससे यह मान्यता थी भी मिली कि चीन सिक्किम को भारत का अंग मानता है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी दावेदारी जताने और पाकिस्तान से चीन की मित्रता एवं भारत के खिलाफ चीनी मदद से भारत चीन संबंध खराब होते हैं। चीन और भारत सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रयत्नशील हैं। सन 2014 में चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने भारत का दौर किया। इसमें मुख्य समझौता कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु वैकल्पिक सुगम सड़क मार्ग खोलना था। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी चीन यात्रा पर गए हैं। यह यात्रा चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर मसूद पक्ष में वीटो करने तथा परमाणु आपूर्ति समूह NSG द्वारा यूरेनियम की भारत की आपूर्ति से पहले ही चीन द्वारा भारत को NPT पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने जैसे जटिल मुद्दों की छाया में ही हो रही है। भारत पाकिस्तान संबंध। भारत विभाजन 1947 द्वारा पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध शुरू से ही कड़वे रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर 1947 में ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच छाया युद्ध छिड़ गया। इसी छाया युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पर अनधिकृत कब्जा किया। सर्किट रेखा, सियाचिन ग्लेशियर, सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर दोनों के मध्य विवाद के कारण मुख्य हैं। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता दोनों के बीच सिंधु नदी जल संधि की गई। इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान के हस्ताक्षर विवादों के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक संभल रहा है। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस समय भारत में अकाल की स्थिति भी थी। हमारी सेना लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO द्वारा युद्ध समाप्त किया गया। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें भारत की ओर से श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किया। 1970 में पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में पश्चिमी पाकिस्तान में PPE के जुल्फिकार अली भुट्टो, जबकि पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में अवामी लीग के शेख मुजिबुर रहमान बंगबंधु विजयी हुए। दोनों भागों में संस्कृति एवं भाषा को लेकर गंभीर मतभेद है। अवामी लीग में एक परिसंघ बनाने की मांग रखी। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में दमन के विरोध में जनता ने विरोध अथवा विद्रोह कर दिया। शेख मुजिबर गिरफ्तार कर लिए गए। 80 लाख बांग्लादेश शरणार्थी भारत में घुस गए। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मुक्ति संग्राम को अपना नैतिक एवं भौतिक समर्थन दिया। 1971 में पाकिस्तान को चीन तथा अमेरिका से मदद मिली। इस स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1971 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूर्ण व्यापी युद्ध छेड़ दिया। भारत विजयी हुआ। पाकिस्तान सेना ने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। 1972 में शिमला समझौता द्वारा इस भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया। 1999 में भारत ने पाकिस्तान के संबंध सुधारने की पहल करते हुए दिल्ली लाहौर बस यात्री सेवा शुरू की, परंतु पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कारगिल संघर्ष छेड़ दिया। कारगिल में अपने ही मुजाहिदीन कहने वालों ने सामरिक महत्व के कई इलाकों जैसे द्रास, मास्को अथवा तालिक आदि पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने बहादुरी से अपने इलाके खाली करा दिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए की गई, लेकिन पाकिस्तान की ओर से ऐसी सीज़फायर का उल्लंघन व आतंकी घुसपैठ की कार्रवाई ने दोनों देशों के संबंधों में कटुता पैदा की है। भारत का परमाणु कार्यक्रम। मई 1974 में पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। मई 1998 में
पोखरण में ही भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। इन परीक्षणों के कारण क्षेत्र में एक नए प्रकार की शक्ति संतुलन बन गया। दोनों देशों पर अमेरिका सहित कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। भारत ने 1968 में परमाणु अप्रसर संधि एवं परीक्षण संधि, 1955 में व्यापक परीक्षण संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि भारत ने इन्हें भेदभावपूर्ण माना था। भारत की परमाणु नीति। भारत है जो शांतिपूर्ण कार्य हेतु परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा। भारत अपनी सुरक्षा आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की शक्ति सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के पास होगी। भारत विदेश नीति के बारे में राजनीतिक दल थोड़े बहुत मतभेदों के अलावा राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हितों के मामलों पर व्यापक सहमति है। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विदेश नीति का निर्माण अमेरिका द्वारा पोषित उदारीकरण व वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर किया जाने लगा तथा क्षेत्रीय सहयोग को भी विशेष महत्व दिया गया। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बताया आपको भारत की विदेश नीति के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ ही मेरा टू द प्रोग्राम ही इस चैप्टर का समाप्त होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टू द प्रोग्राम।